हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे ऑर्किड फ्लावर के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और कुछ फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा है कि इस फ्लावर के बारे में और मैं कैसे इनकी केयर करती हूँ उस बारे में मैं कहूँ। क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं 2 साल से ऑर्किड की केयर कर रही हूँ, वो ग्रो कर रहा है मेरे लिए। तो मेरे पीछे के साइड में आप देख सकते हो, मैंने मेरे अब के जो ऑर्किड जो फ्लावरिंग कर चुके हैं उसको मैंने यहाँ पे शोकेस किया है। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी 15 ऑर्किड्स है जो अभी वेटिंग में है। शायद 3 महीने के बाद वो मुझे फ्लावरिंग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे मैं इन स्पेशल फ्लावर्स को केयर करती हूँ और किस तरीके से मैं इसमें फ्लावरिंग लाती हूँ और किस तरीके से ये कितनी दिन तक फ्लावर स्टे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि ऑर्किड के केयर के ऊपर बहुत से वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, गूगल में भी इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। पर मैं एज अ फ्लावर लवर गार्डनर तो मैं एक्सपर्ट कोई हूँ नहीं, पर मैंने इनको जिस तरीके से ऑब्ज़र्व किया है और मैं इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करती रहती हूँ इसके ऊपर। 2 साल से इन्होंने मुझे बहुत अनगिनत बार फ्लावरिंग कर चुके हैं, बहुत ही फास्ट ग्रो कर चुका है ये। तो इसके ऊपर मैंने नंबर 1 चीज़ जो आता है ऑर्किड के इंट्रोडक्शन में, वो है ऑर्किड का प्लांट जो है वो बहुत ही घने जंगल में बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके टहनियों में उगते हैं। ये एपीफाइट जैसे है, जैसे कि मशरूम वगैरह होते हैं, कुछ फंगस वगैरह होते हैं कि किसी और मीडियम को उसको सहारा बना के वहाँ से ग्रो करते हैं। ऑर्किड भी उस तरीके का फ्लावर है, बहुत ही घने जंगल में होता है, रेन फॉरेस्ट में ये उगने वाला फ्लावर है। दूसरा जो चीज़ आता है, जैसे कि मैंने बोला है ये बड़े बड़े पेड़ों में उगता है, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े पेड़ों के टहनियों में मिट्टी नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये मेरा जो है इसने अभी फ्लावर नहीं दिया है, ये वेटिंग में है और भी 2 महीने के बाद ये फ्लावर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मिट्टी नहीं है। यहाँ पे जो है इसकी जो जड़ें है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, ये नीचे की तरफ ग्रो नहीं करते हैं। ये देखिए, ये इसके जड़ें है ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर आप मिट्टी देंगे तो जड़ें ऊपर की तरफ सांस नहीं ले सकते, तो इनको बाहर से ब्रीथिंग चाहिए। तो इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, पीट मॉस जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रास की तरह दिखता है, जो टहनियों के ऊपर जैसे कि फंगस जैसा दिखता है, ग्रीन जैसा दिखता है, उसको उठा के उस पीट मॉस को यहाँ पे देना पड़ता है। पीट मॉस में ये ग्रो करता है। और साथ ही साथ जो छाली होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों की जो टहनियाँ की छाली होते हैं, उस छालियों को आप तोड़ लीजिए और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बेहल्स के जो छोटे छोटे करके, जैसे कि आप सैंड के अंदर अगर खोदेंगे वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, उस पत्थर को इकट्ठा कीजिए, उसमें आप वो छालियाँ दीजिए और थोड़ा बहुत उसको क्या कहते हैं, कोयले के जो टुकड़े होते हैं, काला कोयला का जो टुकड़ा होता है उसको डालिए। उसके बाद आप पीट मोस डालिए, उसके बाद वहाँ पे आप रख दीजिए। इसके जड़ों के ऊपर आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ अगर आप उसके साथ खटपट करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे। तो इसीलिए उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसी हालत में आप रख दीजिए। जैसे कि मैंने इस छोटे से गमले में उसको रखा हुआ है, मैंने नर्सरी से जब उसको ले आया है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज़ ऐसा ही है। मेरे ओल्ड एक प्लांट में आपको दिखाती हूँ तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इनके जड़ें जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं और अंदर की तरफ पीट मोस है। और ये मेरा ओल्ड प्लान है जो 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे जो पेड़ों के टहनियाँ हैं, उनको टहनियों के अंदर मैंने इसे सिकोड़ के रखा है और कोई भी मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीट मोस भी नहीं है। नेचुरली अगर कोई पीट मोस इसमें ग्रो होता है तो अलग बात है। तो उसमें ही इसने बहुत से टहनियाँ निकाल के, ये हालांकि मुझे
10 से ज़्यादा बार फ्लावर दे चुका है एक एक स्टैम्प पे। ये देखिए यहाँ पे 2 स्टैम्प है। जब मैंने इसे नर्सरी से लाई थी इसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, इसमें सिर्फ एक स्टैम्प था। तो उसके बाद मैंने इस टहनियों में उसको लगा दिया है। लगाने के बाद 2 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर दिया है, सारा साल मुझे फ्लावर देता है ये, यहाँ तक कि गर्मियों के टाइम में भी ये फ्लावर मुझे देता है। और ये जो है ये 1 साल का फ्लावर है, ये भी वैसे ही जड़ों के टहनियों में इसको लगाया गया है। आप चाहे तो इसको लगा के किसी भी पेड़ में हैंगिंग स्टाइल में भी लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देखिए। थर्ड जो चीज़ इनकी स्पेशलिटी है, जैसे कि मैं बोल रही थी, ये 6 महीने तक इनका फ्लावर अगर उग जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक इनका फ्लावर रहता है। कैसे रहता है उसका कैलकुलेट मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर को देखिए, यहाँ पे यहाँ से भी टहनियाँ हैं और भी 2 फ्लावरिंग ये करेगा बाद में जाके, और ऊपर में अभी भी एक फ्लावर स्टे कर रहा है। तो ये जो इसका पहला वाला फ्लावर जो था, वो पहला वाला फ्लावर इसने उगाया था आई थिंक 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले जब वो उगाया था उस टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो वहाँ से लेके 1.5 महीने के अंदर अंदर उसने दूसरा फ्लावर दिया, और 1.5 महीने के बाद फिर करके 1 महीने जाते जाते तीसरा, और तीसरा ऐसे ऐसे करके चौथा। अभी भी इसके और भी 4 फ्लावर्स आने बाकी है। तो अगर 4 फ्लावर आने बाकी है तो अभी भी मेरे पास 3 महीने और है। तो इस तरीके से अगर वो बड़ा वाला ऑर्किड आप लाते हो, ये जो है डेंड्रोमियम फ्लावर है, ये छोटा वाला है, इसका भी बड़ा वर्जन आता है। ये बड़ा वाला अगर आपके पास है तो वो ईजिली 6 महीने तक स्टे करेगा 1 बाय 1 फ्लावरिंग देते देते, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप एक फ्लावर ग्रो कर लेते हो और वो 6 महीने तक स्टे कर रहा है, तो ऑफकोर्स हम चाहेंगे हमारा फ्लावर बहुत दिन तक स्टे करे, और किसी भी दूसरे फ्लावर में इतनी एबिलिटी नहीं है इतना लॉन्ग टाइम वो स्टे करे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्किड में है। और अभी मैं छोटा जो डेंड्रोमियम का है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये भी बहुत दिन तक रहता है। ये जो छोटा वाला है जिसको मैंने कहा था कि जब मैं पहले लाई थी कंडीशन अच्छी नहीं थी, अभी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ इसके साथ करती नहीं हूँ। तो ये नेचुरली ग्रो करता है, इसने मेरा जो वेदर है उसको अच्छे से यूज टू कर लिया है। तो इसी की वजह से ये भी मुझे 4 से 4.5 महीने तक फ्लावर देता है। अगर छोटा वाला है तो 4 से 4.5, कभी कभी 5 महीने तक भी ये स्टे करता है, ट्रस्ट मी। और ये वाला जो है, ये वाला नया वाला है, तो इसमें अभी पहला वाला ये जो स्टैम्प निकला है तो अभी तक तो 2 महीने हुए हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि कितने दिन तक ये रहे। पर अगर वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप इसको नहीं मिल रहा है, अगर ज़्यादा विंडी नहीं है, अच्छे से शेडेड एरिया में आप इसको रख रहे हो, अगर वो यूज टू हो चुका है उस एरिया का जो वेदर है उसके ऊपर, तो देन ये इजीली 4 से 4.5 तक, छोटा वाला तो स्टे करेगा ही, और बड़ा वाला 6 महीने तक करता है। ज़्यादातर इन फ्लावर्स को होटल में रखा जाता है, बहुत ही कीमती फ्लावर है ये, क्योंकि ये बहुत दिन तक फ्लावर स्टे करता है इसका, इसीलिए होटल, जो बड़े बड़े होटल है वहाँ पे आप इनको देख सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि असली फ्लावर नहीं लगता है। ऐसे जैसे कि एक पोनी होता है, पोनी जैसा ये टाई होके आता है, देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर है। इसलिए ये फ्लावर जो है मुझे लगता है घर में ग्रो करना सबसे बेस्ट आइडिया है। चौथा जो पॉइंट आता है वो है वेदर, कैसा वेदर इनको चाहिए। अगर मैं कोलकाता से हूँ, इंडिया से हूँ, तो इंडिया में अगर आप बेंगलोर उस साइड के एरिया को ले ले तो वहाँ पे वेदर थोड़ा मॉइस्ट और ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है, तो उस इलाके में अच्छे से ये फ्लावर ग्रो करता है। पर अगर राजस्थान ले ले, दिल्ली ले ले, या फिर कोलकाता का जो सेंटर है उस लाइन को आप ले ले, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूखा जो वेदर है वो ज़्यादा है, जैसे कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पे टैन वगैरह कर देती है, इस टाइप की गर्मी है वहाँ पे। इसलिए इसका केयर बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। वेदर के लिए इसको चाहिए ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, ज़्यादा सर्दी नहीं होगा, ज़्यादा विंडी नहीं होगा। तो इसीलिए जो बैलेंस वेदर है उसमें आपको इसको रखना है। आप इस प्लांट को जब फ्लावर देगा या फिर नहीं देगा उस टाइम पे अपने घर के अंदर रखिए, इनसाइड रखिए, जहाँ पे ओपन एयर हो और ओपन लाइट आती है, ब्राइट लाइट, जैसे कि आप अगर
कार्टन्स को अगर हटा देते हैं तो आपका अंदर के पूरा का पूरा बाहर का लाइट अंदर जाता है, पर गर्माहट नहीं जाता है। डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं चाहिए होता है, इनसे ये सूख जाते हैं, जल जाते हैं। और दूसरा जो चीज़, इनको मॉइस्ट और ज़्यादा ठंडी नहीं पर नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कि एसी चलाने के बाद एक कमरे में जैसे कि एक हल्का सा ठंडा फील होता है, उस टाइप का अगर इन्वायरमेंट है आपके घर के अंदर, वहाँ पे इनसाइड में आप इसको प्लांट कर सकते हो। 5th नंबर पे मैं एक स्टोरी बताऊंगी, जिस स्टोरी से आपको ऑर्किड के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको ग्रो कर सकोगे। वो स्टोरी है जब मैं मेरा सबसे पहला ऑर्किड जो है ये, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ऑर्किड के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे हस्बैंड ने एक दिन एक फ्रेंड्स के घर में उन्होंने दिखाया था, इस फ्लावर का नाम है ऑर्किड। उसके बाद से मुझे इसके ऊपर एक प्यार आ गया, तो मैंने ऑनलाइन से इसे खरीद लिया। तो वह ना मेरा पहला ऑर्किड है ये वाला, जो कि 2 साल का जो एज है इसका। तो मैंने उसको लाया था। उस टाइम में इसका कंडीशन अच्छा नहीं था और इसका एक ही स्टेम था और मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था, बिकॉज आई डिडंट हैड एनी आइडिया हाउ टू केयर ऑफ देम। तो जैसे ही इसका फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो गया और वो स्टेम सूख गया, तो मैंने उसको उठा के बाहर के मेरे अलग से जो फ्लावर्स थे, जैसे कि रोजेस थे, सनफ्लावर्स थे, उनके साइड में एक कॉर्नर पे रख दिया था। तो मैंने सोचा इसका तो केयर मुझे पता ही नहीं है, क्या करना है मुझे आइडिया ही नहीं है, तो आई जस्ट प्लेस दैट थिंग ओवर देयर। तो मैं कुछ भी नहीं करती थी उसके साथ, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देती थी वहाँ पे, क्योंकि अलग प्लांट्स थे तो छाया जैसा रहता था, शेडेड एरिया था। तो वहाँ से अगर मैं रोजेस के ऊपर वाटरिंग करती थी या सनफ्लावर के ऊपर वाटरिंग करती थी, वहाँ से छन छन के जो पानी होता है वो इस फ्लावर के ऊपर पड़ता था। ऐसे करके 2 महीने के बाद जैसे ही अक्टूबर सीज़न आया, मैंने नोटिस किया उसका सूखा हुआ पत्ता धीरे धीरे ग्रीन हो गया और वहाँ से एक बेबी स्टैम्प निकल आया, और जहाँ से उसने उस वक्त से लेके फ्लावरिंग स्टार्ट करी। तभी जाके मुझे पता चल गया कि ये किस टाइप का प्लांट है और कैसे इसका केयर कर रहा है। इन वन वर्ड, आपके घर में अगर कोई बेबी है, उस बेबी के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो कि बेटा खा लो, सो जाओ, नहा लो, तो वो बेबी जो होता है इरिटेट हो जाता है और वो आपको ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाता है। और अगर उस बेबी को आप ऐसा पैम्पर ना करो, बल्कि फ्रीडम दो और उसके डिज़ायर को रिस्पेक्ट करो, तो वो अपने आप से अच्छे से ग्रो करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको ग्रैटिट्यूड दिखाता है। ये ऑर्किड प्लांट की बिल्कुल वैसा ही एक प्लान है। अगर आपको इस बहुत ज़्यादा पानी देते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत बार बार जाके देख रहे हो ये क्या कर रहा है, कैसा है, येलो है, खाद दे रहे हो या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो, तो ये मर जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट है जो अपने आप से ग्रो करना पसंद करता है। आपको सिर्फ इसको वॉच करना है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमेशा वॉच करती है, वैसे ही आपको सिर्फ वॉच करना है, देखना है ये सही साइड में है या नहीं, वेदर सही है या नहीं, बस इसको वैसे ही एक अच्छे से जगह पे, सेटल जगह पे, बार बार मूवमेंट ना करके आप उसको सेटल करके रख दो। ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर देगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और ये फ्लावर बहुत दिन तक स्टे करेगा। और कुछ वीडियो मेकर्स तो ऐसे भी बोलते हैं कि प्लांट्स को, ऑर्किड प्लांट्स को दूसरे प्लांट के साथ मिक्स करके मत रखिए, पर ये गलत बात है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। इसको आप बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे अगर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, अच्छा ग्रो करता है, और अलग से इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बड़े प्लांट्स को दे रहे हो या दूसरे प्लांट्स को दे रहे हो वाटर, तो उसमें जो छन छन के वाटर आपका जो गिरता है उससे ही ये अच्छा ग्रो करता है। पर अगर आप इनसाइड में फ्लावर प्लांट कर रहे हो और पर्टिकुलरली उस प्लांट को ही पानी दे रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, पानी का वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे जड़ों में ही आपको पानी देना है। स्टेम और यहाँ पे पत्तों में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, और पानी भी आपको 2 हफ्ते में एक बार दे तो ज़्यादा अच्छा है। और ध्यान रखना है पानी जो है वो डिस्टिल पानी होना चाहिए, अच्छा वाला पानी होना चाहिए। वो ड्रेन का पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपके घर में एक्वा गार्ड हो या फिर फिल्टर का जो पानी है वो पानी देंगे तो अच्छा होगा। आयोडीन वाला पानी, ज़्यादा आयरन वाला पानी ये सहन नहीं कर सकता है। तो चलिए अभी मैं आपको क्लोजली मेरे ऑर्किड्स को दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा क्लोजली ऑर्किड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक फ्लावर है ना, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर।
इसमें छन छन के बहुत से वर्जन में आते हैं। ऑर्किड के बहुत से वर्जन हैं। अगर आप सिंगापुर में जाते हो ट्रैवल करने के लिए तो वहाँ पे एक गार्डन है जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्किड का है। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है वो। मैं तो कहूँगी कि कोई भी अगर सिंगापुर जाता है तो वो उस जगह को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत से आपको ऑर्किड्स के फ्लावर गार्डनिंग आपको देखने मिलेंगे। बाकी के अभी प्लांट तो मेरे अभी फ्लावर नहीं कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, रेस्ट में हैं। इसका जो ये स्टैम्प निकलता है, ये स्टैम्प निकल रहा है, अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर ये फ्लावर दे देंगे। तो उसके बाद मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के या फिर फ़ोटो क्लिक करके आपको मैं दिखा दूँगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। सी यू अगेन। अच्छे रहिए, फिर मिलेंगे।